बधाई विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी विषय पर कानून या विधान बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद में विधायिका को है या फिर राज्य में विधानमंडलों को है। इसके अलावा कानून बनाने की शक्ति किसी के पास नहीं है, ये आप जानते होंगे। अब मान लीजिए किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल या विधायिका को है। अब एक कानून बनाना है इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना को लेकर, तो आप इस बात का निष्कर्ष कीजिए कि क्या विधानमंडल अच्छा कानून बना सकता है या संसद अच्छा कानून बना सकता है या फिर कोई स्वास्थ्य संगठन यानी स्वास्थ्य विभाग अच्छा कानून बना सकता है। विद्यार्थियों, ऑब्वियसली स्वास्थ्य विभाग ही ऐसी परिस्थिति में एक अच्छा कानून बना सकता है और तुरंत कानून बना सकता है कि मेडिसिन क्या होगी, कैसे लेना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उसकी हानि है। क्योंकि दवा के संबंध में स्वास्थ्य विभाग से ज्यादा जानकारी किसी को हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति में संसद अगर चाहे, विधायिका अगर चाहे, तो किसी विषय पर यानी कोरोना ही मान लीजिए, कोरोना पर अगर कानून बनाना है तो विधायिका इस कानून को प्रत्यायोजित कर देगी किसको? स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग इस पर कानून बनाएगा। इसे बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। तो बात समझ में आई होगी विद्यार्थियों। प्रत्यायोजित विधान से तात्पर्य एक ऐसे विधान से है जिस विधान को बनाने का अधिकार जिस व्यक्ति, निकाय या संस्था को होता है, वो स्वयं उस विषय पर कानून न बनाकर किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या निकाय को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार स्थानांतरित कर देता है। इसे कहते हैं प्रत्यायोजित विधान। सेकंड, रीजंस ऑफ डेलीगेटेड लॉ। क्या कारण थे? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों के रहते प्रत्यायोजित विधान की अत्यंत आवश्यकता पड़ी या प्रत्यायोजित विधान का अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर इसे उपयोग में लाया गया? वे सभी कारण ये हैं। नंबर फर्स्ट, पार्लियामेंट्री टाइम। सबसे पहला कारण जो इसमें बताया गया है वो ये है कि संसदीय समय पर भार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद पूरे भारतवर्ष में एक ही है, एक ही पार्लियामेंट हैंडल कर रहा है ऑल ओवर इंडिया को, जिसमें कई सारे राज्य हैं। उन राज्यों में कई सारे जिले, कई सारी तहसीलें, कई सारे उपखंड, डिवीजन इत्यादि बटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में पूरे भारतवर्ष को लेकर कई विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी भी संसद पर है। तो कानूनों का बोझ इतना ज्यादा है, इतने सारे कानून बनाने होते हैं, इतने सारे कानूनों में करेक्शन यानी अमेंडमेंट करना होता है और कई सारे कानून निरस्त करने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में संसद के पास समय का अभाव है और उस समय के अभाव को देखते हुए ऐसा फैसला लिया जाता है कि जिन विषयों पर कानून बनाना है, अगर उन विषयों से संबंधित कोई अच्छे विभाग हैं तो क्यों ना हम उन डिपार्टमेंट को, उन विभागों को ही ये शक्ति प्रदान कर दें कि आप ही इस विषय पर कानून बनाएं। तो एक तो कानून अच्छा बनेगा, दूसरी बात समय की बचत हो। सब्जेक्ट मैटर, अभी अभी मैंने उदाहरण दिया था स्वास्थ्य विभाग का। सब्जेक्ट मैटर भी एक अपने आप में ऐसा कारण है जिस कारण से कि भी डेलीगेटेड लेजिस्लेचर अस्तित्व में आया है। जैसा कि मान लीजिए कानून अगर पुलिस फोर्स से संबंधित बनाना है या बीमारी से संबंधित बनाना है, तो बीमारी से संबंधित अच्छा कानून स्वास्थ्य विभाग के अलावा कोई बना नहीं सकता है। और मान लीजिए बीमारी में भी कोई स्पेशल डिसीजेस फैल रही है, महामारी फैल रही है, जैसे कि मलेरिया फैला करता था पहले, और मलेरिया जब फैल रहा है तो मलेरिया अधिकारी को हमने ये जिम्मेदारी दे दी कि आप अपने एरिया में क्या नियमों का पालन कराना चाहते हैं, किस तरीके से रोकथाम कराना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो शायद उनसे अच्छा कानून कोई नहीं बना पाएगा। तो सब्जेक्ट मैटर, विषय सामग्री जैसी हो और उससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसमें कानून बनाने के लिए दे दिया जाए। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें लचीलापन भी रहेगा। लचीलापन क्यों रहेगा? क्योंकि जब जिस विषय पर कानून बनाना है उस विषय से संबंधित विभाग अगर कानून बनाएगा तो कानून ऐसा बनाएगा जो कि सभी के हितकर हो, कहीं कोई उसमें ऐसी कठोरता ना हो कि उसका विरोधाभास उत्पन्न हो जाए। फोर्थ, इमरजेंसी।
इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। आपातकाल एक ऐसी विभत्स परिस्थिति है जिस परिस्थिति में द्रुत कार्रवाई की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। आपात की स्थिति जब भी देश में, राज्य में या राज्य के किसी क्षेत्र में या किसी भी स्थिति में कहीं पर भी आती है तो उस समय सभी कार्रवाई तुरंत द्रुत गति से करना अत्यंत आवश्यक होता है। और जब द्रुत गति से कार्रवाइयां की जाती हैं तो सभी कार्य एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। केवल आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार सभी विषयों पर या आपात की स्थिति में सभी बातों पर ध्यान दे सके और सभी कार्यों को सुचारू रूप से संबोधित कर सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी भूमिका बनाना, उसका विषय परिवेश बनाना और कई सारी चीजों पर ध्यान देना होता है, और जो संभव नहीं है। तो आपात की स्थिति में ऐसा फैसला लिया जा सकता है, ऐसा निर्णय लिया जा सकता है कि अमुक अमुक विषय पर अमुक विभाग या इस विषय पर ये संस्थान या इस विषय पर ये अधिकारी कार्य करेंगे, और इट इज अकॉर्डिंग टू डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। तो प्रत्यायोजित विधान के तहत इस तरह काम का बंटवारा कर दिया जाता है और लोगों पर काम प्रत्यायोजित कर दिया जाता है कि ये काम जो हमें करना था अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इस कार्य को करेंगे। और इस तरह आपात की स्थिति में भी हम कम समय में ज्यादा लोगों का साथ लेकर, ज्यादा लोगों की सहमति लेकर, ज्यादा लोगों के सहयोग से बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। कंट्रोलिंग। आर्थिक परिस्थितियों और अन्य कई ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रत्यायोजित विधान अपना एक विशेष भूमिका निभाता है और कंट्रोलिंग करने में सहयोग प्रदान करता है। तो विद्यार्थियों में समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि प्रत्यायोजित विधान से तात्पर्य ऐसा है कि वह कार्य जो किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी संस्था को स्वयं या किसी निकाय को स्वयं करना होता है, और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति, निकाय या संस्था उस कार्य को स्वयं न करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देते हैं, और ये अन्य व्यक्ति को सौंपना ही प्रत्यायोजन कहलाता है। जैसा कि हम अगर दैनिक जीवन में इस बात को ले लें अपने घर में, मान लीजिए कि बच्चों को स्कूल छोड़ने उनके पापा जाते हैं, और अगर किसी दिन वो ये कहते हैं कि आज मैं इनको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकूंगा, आप चले जाना, इट इज ए डेलीगेटेड। खाना बनाने का कार्य घर में महिलाएं करती हैं, अगर किसी दिन वो हमसे कहते हैं कि आज आपको बनाना होगा, सम रीजंस, इट इज ए डेलीगेशन। तो विद्यार्थियों, मुझे नहीं लगता है कि अब बात आपको समझना आई होगी। बात बिल्कुल समझ गए होंगे कि वह कार्य जो हमें करना है, हम किसी और को करने के लिए अधिकार प्रदान कर देते हैं, उसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। आज का वीडियो लेक्चर विद्यार्थियों मेरा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।